बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक वो मिसाल है कि घर का बेदी लंका ढाए, और इमरान खान साहब जो हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, एक लिहाज से फर्द जुर्म जो है वो जारी कर दी है, लगा दी है उनको। उनके खिलाफ जो है वो एक चार्ज शीट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज की तरफ से सामने आ गई है। वो क्या है, इस पे भी बाद में बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान का सबसे ड्यूटीफुल ऑफिसर जो है वो कौन है। तो वो उस पर वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। पहले जो इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की गई है उसके हवाले से बात करते हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस का फैसला हुआ, सो मोटो केस था, जिसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा गया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी पेटिशन आई कि जी इलेक्शन कमीशन ने चूंकि डेट आगे कर दी थी इसलिए। तो वो दोबारा बाद में फिर कोर्ट ने यही फैसला किया कि जी तो इदारों को पाबंद किया गया कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, और उस हिसाब से 14 मई को पाकिस्तान में एक बड़े सूबे पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अपनी वो जो फॉर्मल कार्रवाई होती है शेड्यूल के हवाले से वो भी स्टार्ट कर दी है। अब जहां तक इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म का ताल्लुक है, ये फैसला जो है, जो आज अतर बिन अल्लाह साहब ने जारी किया है, अपना वो इख्तलाफी जो उनका नोट था, ये 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है नाजरीन, और ये मेरे हाथ में है। अब ज़ाहिर है इतना वक्त तो मेरे पास नहीं है और ना आपके पास है कि ये 25 सफ़हात में जो कुछ कहा गया वो सब कुछ आपके सामने बयान किया जाए, लेकिन उसके जो चीदा चीदा नुकात हैं वो आपके सामने रख देता हूँ मैं। और ये फैसला फिर आप पर छोड़ देता हूँ कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से ऑब्जर्वेशन आई हैं और ये जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने जो कुछ कहा, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुतल्लिक आज खुद नोटिस पर जो उनका कहना है वो ये है कि जी आज खुद नोटिस से सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई। उनका ये भी कहना था कि अदालती कार्रवाई के दौरान भी अदालत में एतराजात दाखिल कराए गए और इस किस्म के एतराजात से अदालत पर अवाम का जो एतमाद है उस पर असर पड़ता है। और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि तहरीक इंसाफ की कार्रवाई दरखास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल अज वक्त थी। सियासतदानों को अपने मामलात मुतलका फोरम पर हल करना चाहिए, सियासी मामलात में अदालत को नहीं मुलव्वस करना चाहिए। फिर ये भी कहा गया कि सियासी स्टेक होल्डर का तर्ज अमल और उनकी हिकमत अमली सियासी बहरान जन्म देगी। मुआशी तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी रश्ता कशी से मफाहमी मफादात और मुआशी हालत मुतासर हो रही है। अवाम को लंबे अरसे से बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। और ये भी कहा है कि जी अदालतों की तरफ से गैर जमहूरी कुव्वतों की तौसीक से मुल्क और अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। सियासी माहौल इतना जहरीला हो चुका है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं होंगी। सियासी हिकमत अमली के तौर पर आईनी किरदार अदा करने की बजाय इस्तीफे दिए गए। अब ये वो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे उनके इस्तीफों के हवाले से बात की गई। और ये भी कहा उन्होंने कि जी सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियों की तहलील सवालिया निशान है। क्या सूबाई असम्बलियों की इस तरह तहलील आईनी जमहूरियत के मुताबिक है? और फिर उन्होंने ये सवाल भी किया अपने नोट में कि क्या सूबाई असम्बलियों की इस तरह जो तहलील है वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। और फिर दरखास्त जो है वो 3 वजूहात की बुनियाद पर खारिज की जाती है, ये भी उन्होंने लिखा तफसीली नोट में। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी तनाज़ात जो है वो अदलिया में लाने से गुरेज किया जाए, और सियासी तनाज़ात अदालत में लाने से अदालत कोई फरीक जीत या हार जाता है लेकिन अदालत जो है वो बहरहाल हार जाती है। और फिर ये भी कहा उन्होंने कि अदलिया समेत तमाम इदारे अपनी अनाक को एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। तफसीली नोट में उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा। और फिर ये भी मजीद उसमें कहा गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन का मामला खालिसतन सियासी नौयत का है। कलील मुद्दत में यानी एक शॉर्ट पीरियड में सुप्रीम कोर्ट को तीसरी दफा तो सियासी मामलात में घसीटा जा रहा है, और मुल्क में इस वक्त एक ना रुकने वाला सियासी हिजान जो है वो मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट गैर मामूली तौर पर इस जो पॉलिटिकल डिवीजन है, सियासी तकसीम है, इसके इस अमल के तवज्जो का मरकज बनी रही है। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहली मरतबा मामला उस वक्त आया जब अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी, और चीफ जस्टिस ने फिर 12 जजेस से मशावरत करने के बाद अदम एतमाद पर खुद नोटिस लिया। 5 जजेस ने फैसला दिया कि रूलिंग पर वोटिंग की बजाय असम्बली तहलील करना गैर आईनी अमल था। और फिर जस्टिस साहब ये भी फरमाते हैं कि आदम एतमाद के वोटिंग के अमल से इमरान खान को वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़े। सियासी बहरान उस वक्त शदीद हुआ जब ईवान का एतमाद खोने के बाद इस्तीफे दिए गए। और फिर
अब ज़ाहिर है ये सारी बातें जो हैं अगर देखा जाए तो ये हुआ है सब कुछ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब, इंतहाई अदब से और इंतहाई एहतराम के साथ मैं कुछ सवालात जो हैं वो आपसे भी करना चाहता हूँ, और वो ये, पहली तो बात ये है कि जिस वक्त कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज ये कहता है कि जी मैं ये केस नहीं सुनता, उन पे कोई फरीक अदम एतमाद करे ये दूसरी बात है, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर जब जजी साहबान का ये कहना और ये बात सामने आती है कि जी मैं इस बेंच से अलहदा हो रहा हूँ या मैं ये केस नहीं सुनता और मैं चीफ जस्टिस साहब को भिजवा रहा हूँ, तो क्या ये अमल जो है आईनी है, कानूनी है या अखलाकी लिहाज से दुरुस्त है? आप पर और आपके साथी जजी साहबान पर इस कौम के गरीब लोगों का, इस पाकिस्तानियों का करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है। आप उनके टैक्सेस के पैसों से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आपकी जितनी मराहत है वो इस मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनके खून पसीने की कमाई से होती है और अदा हो रही है, और ये सारा करो फर, ये सारे आपके जितनी भी मराहत है, ये इस मुल्क की गरीब आवाम की बरहूने मिन्नत है। और इस मुल्क के गरीब आवाम का एक बुनियादी जो मसला है वोट डालने का, उस वोट डालने के हक को तस्लीम करने की बजाय टेक्निकल चीजों में उलझा कर अवाम को उनके हक से महरूम करने में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कुछ जजी साहबान का जो किरदार है, क्या वो आईनी और कानूनी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त है या गलत है? आपने अगर लोगों के डर से फैसले करनी है, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज के डर से फैसले करने हैं या उनके डर से फैसले नहीं करने, तो फिर बेहतर है आप ये ओहदा छोड़ें और घर जाएं और जाके जो मर्जी आप करते रहे, किसी को इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन आप जब एक जज की कुर्सी पर बैठे हैं तो फिर आपने ये नहीं देखना कि कौन आपसे राजी होता है और कौन आपसे नाराज होता है। आपने फैसला कानून और आइन के मुताबिक करना है, और कानून और आइन ये कहता है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होने हैं। अब अगर पाकिस्तान में बरसरे इक्तदार पार्टी या पाकिस्तान के कुछ इदारे ये नहीं चाहते कि इलेक्शन 90 दिन में हो और 90 दिन से आगे जाए, तो क्या ये आइन शिकनी नहीं है? और इस आइन शिकनी के लिए अगर कोई शख्स आके अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो आप कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर और शरई तौर पर पाबंद हैं कि आप उसकी बात सुने और कानून और आइन के मुताबिक फैसला दें। आप ये कहती हैं कि जी अदालत को सियासी मामलात में घसीटा जाता है, ये बात भी दुरुस्त है। अदालत को सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर वो सियासी इदारे अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करें, तो फिर जो एग्रीव्ड है वो कहां जाए? इसका जवाब आपको देना चाहिए था, लेकिन इस जजमेंट में आपका जवाब नहीं आया। उसके साथ साथ बुनियादी मसला क्या है, आप, मैं, हम सब देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त उनके साथ जो सलूक हो रहा है और उनकी पार्टी के साथ सलूक हो रहा है, उन पर 20 मुकदमात कायम किए गए हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, दहशत गर्दी और बगावत से लेके पता नहीं कौन कौन से जराइम उनके खाते में डाल दिए गए हैं। तो अदालतों का काम क्या है? अदालतों का काम यही है ना कि आपने लोगों की लिबर्टी का, लोगों की अमलाक का, लोगों के जानो माल का, लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो अतीका ओडो साहब जो है, अतीका ओडो साहबा थी, एक उनसे शराब की बोतल बरामद हुई थी तो सुओ मोटो ले लिया गया था, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, इस मुल्क का साबिक वजीर आजम, उसके खिलाफ जिस तरह से क्रैकडाउन था उस पर तो सुओ मोटो नहीं लिया गया। तो आप अगर डर के कि जी हमारे से कोई हुक्मरान जमात नाराज होगी या फलां पार्टी नाराज होगी या फलां इदारा नाराज होगा, तो फिर मैं समझता हूँ इंतहाई माजरत के साथ आप इस ओहदे के अहल नहीं है। आपको रिजाइन करना चाहिए और किसी ऐसे शख्स को फिर सामने आने दें जो इन सारी चीजों को फेस कर सके। इसके साथ साथ नाजरीन, एक और जो इस फैसले से मैं ये समझता हूँ कि एक इमरान खान साहब पर उन्होंने एक चार्ज फ्रेम किया, एक फर्द जुर्म लगाई है, और तमाम तर इस मामलात में जो पाकिस्तान में जो भी एक इस वक्त सियासी हिजान यकीनन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इसका जिम्मेदार जो है वो अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब को करार दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन जाके उन्होंने ऐसी चीजों को डिस्कस किया है जो बहरहाल कोर्ट्स में डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी। अदालत में एक मामला आया कि जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बेंच कौन होगा, बेंच में कौन नहीं होगा, ये एक सेपरेट बहस है, आवाम को इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, ये आईनी सवाल है। इसका जवाब आना चाहिए था। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है,
عمران خان صاحب نے اسمبلیوں سے استعفے کیوں دیے، عمران خان نے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کیوں کروائیں، یہ میرے خیال میں اطہر من اللہ صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، کسی معاملے میں اگر کوئی متاثرہ فریق ان کے پاس جاتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی ہدایت پر جو پرویز الہی صاحب نے یا جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب تھے انہوں نے یہ عمل غلط کیا ہے، تو پھر اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے اور اس پہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ توڑی گئی اسمبلی جو ہے وہ بحال بھی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے دور میں بھی، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی دور میں بھی اسمبلی جو ہے وہ غلام اسحاق خان صاحب نے اس کو توڑا تھا، تو پھر وہ کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اسمبلی توڑنے کا عمل جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے جو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر آج ایک جج سے زیادہ عمران خان کے ایک سیاسی مخالف کے طور پر جو بیانیہ تھا ان کے مخالف لوگوں کا، اس بیانیے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس فیصلے میں، جو میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے۔ مجھے ایک وکیل کی حیثیت سے اس پر دکھ بھی ہوا ہے۔ آئینی اور قانونی چیزیں جو ہیں وہ بہرحال اطہر من اللہ صاحب کا حق ہے اور آپ کو اس کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے جو بھی آپ کا، لیکن بنیادی جو سوال یہ تھا وہ 90 دن میں الیکشن کا تھا، اور وہ الیکشن، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا یہ ادارے جو ہیں وہ پابند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ تو بات ہوگی اطہر من اللہ صاحب کے، تو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ ڈیوٹیفل، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے شاید سب سے زیادہ ڈیوٹیفل آفیسر ہیں، اور وہ ہیں جی وہ منظور احمد خان صاحب جو مجسٹریٹ ہیں اسلام آباد میں۔ اور وہ ڈیوٹیفل کس طرح ہے؟ وہ ڈیوٹیفل اس طرح ہے کہ جی انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور وہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے 6/4/2023 کو، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی میں مورخہ 19/3/2023 کو اپنے ملازمین کے ہمراہ دفتر ٹی وی دیکھ رہا تھا، جس میں بول چینل پر عمران خان کی تقریر نشر ہوئی، جس میں عمران خان نے زمان پارک میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مجھے ہرانے اور جان سے مارنے کی ہر ممکن کوشش کی، آئی ایس آئی جنرل فیصل نصیر مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اسی طرح کتاب کے ایک حصے میں یہ بھی کہا کہ ڈلٹی ہیری، جو کہ میں کہتا ہوں یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے، یہ ایسا آدمی ہے جو سائیکوپیتھ ہے، یہ نارمل آدمی نہیں ہے، یہ حیوان ہے۔ اس سے قبل بھی مورخہ 4/9 وہ ڈیٹ کا حوالہ ہے کہ جی انہوں نے اپنی تقریر میں فوج کے افسران کے خلاف استعارہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میجر جنرل فیصل نصیر، فیصل نصیر اس لیے مل گیا کہ ایک تو یہ ڈلٹی ہیری ہے، یہ کر دو وہ کر، مطلب اس قسم کی گفتگو جو عمران خان صاحب کرتے بھی رہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ بہرحال پاکستان کے میں سمجھتا ہوں بڑے اہم ادارے کے آفیسر ہیں، اور اگر کسی معاملے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی توہین ہوئی ہے یا ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ قابل اعتراض ہے، تو بہرحال جنرل فیصل نصیر صاحب کے لیے جو ہے وہ قانون بھی ہے اور ادارے بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، تو عمران خان پہ وہ اپنی مدعیت میں بھی ایف آئی آر درج کرا سکتے تھے، لیکن یہ منظور احمد خان صاحب جو جیسے کہتے ہیں نا کہ مدعی سست اور گواہ چست، تو یہ مدعی جو ہے مجھے یہ مدعی اس میں جو بظاہر مدعی جس کو ہونا چاہیے وہ سست ہے اور گواہ اس میں چست ہے، منظور احمد خان صاحب۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ ڈیوٹیفل آفیسر اس لیے ہیں کہ جس تاریخ کا انہوں نے وقوع بتایا ہے وہ 19/3/2004، اور ناظرین 19/3/2004 کو اتوار تھا، اور ایف آئی آر درج ہو رہی ہے 6/4/2023 کو، اور 19/3/2023 میں اتوار کے دن وہ شخص جو ڈیوٹی کر رہا ہے اور اپنے ملازم بھی ساتھ موجود ہیں، تو اس سے زیادہ پاکستان میں ڈیوٹیفل آفیسر اور کون ہو سکتا ہے؟ منظور احمد خان صاحب، آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں اور جن کے اشاروں پہ آپ ناچ رہے ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے مجسٹریٹ کا عہدہ ایسا کوئی عام سا عہدہ نہیں ہے جس کی اس طرح سے بے توقیری کی جائے۔ آپ کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے بہرحال کام کرنا چاہیے۔ یہاں سب سے بڑا ظلم اور جبر یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف کسی کو کوئی شکایت ہے اور اس شخص کا تعلق کسی طاقتور ادارے سے ہے، تو پھر اس شخص کی توہین یا اس پر کی گئی تنقید جو ہے اس کو پورے ادارے کے خلاف تنقید اور توہین تصور کر لیا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ پاکستان میں کوئی شخص، کوئی ادارہ جو ہے وہ مقدس گائے نہیں ہے کہ اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ جہاں
اس عوام کے خلاف بارہا شب خون مارا گیا، عوامی نمائندوں کو ایک چھوٹا سا افسر آ کے گھر بھیج دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی آپ کی ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے، گھر جائیں، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، آئینی ادارے جو ہیں ان کو سیبوٹیج کرتے ہوئے اور ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے عہدیداران کو، تو وہ توہین نہیں ہوتی، اس توہین پہ تو آج تک کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا ایک الزام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے فلاں شخص سے خطرہ ہے یا فلاں شخص میری جان لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو بجائے اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کے الٹا جس کو خطرہ ہے اور جس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی جاتی ہے۔ تو جسٹس صدر من اللہ صاحب اس کا بھی نوٹس لیتے تو شاید زیادہ بہتر تھا، لیکن آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کی پریکٹس جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔